हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉइंटिंग थ्योरम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है, वैसे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत सारे फील्ड्स में होती है और इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जी एक जगह से चीज़ खर्च हो रही है तो दूसरी जगह पहुंच रही होगी, और तो वो एक से दूसरी जगह कन्वर्ट हो रही है तो क्या ठीक से कन्वर्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं कर रहे आपके एक तरफ अगर आपने कुछ चार्ज मान लो इतना चार्ज मूव किया है तो उसके बदले में कितना कूलम सॉरी इतना चार्ज अगर मूव किया है तो कितना एम्पियर करंट बन सकता है। वैसे तो नहीं आप कुछ हजारों एम्पियर बना रहे हैं। तो एक कंटिन्यूटी नाम की चीज होती है कि भाई एक तरफ जितना माल है दूसरी तरफ उतना ही माल पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो लाइक दिस। तो ये अलग अलग फिनोमिना में ठीक है वर्क करता है। जैसे आप बर्नौलीज में पढ़ते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, भाई जितना फ्लूइड यहाँ है उतना ही यहीं पहुंचना चाहिए। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 मतलब जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना ही वॉल्यूम निकलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब वैसे ही जब एनर्जी की टर्म में मैं बात करूं तो वो पॉइंटिंग थ्योरम हमें बताती है। पॉइंटिंग थ्योरम बस वही चीज है कि जैसे भी मेरे पास जेब में कितना पैसा है तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा। ठीक है, कि अगर मैं कुछ खर्चा कर दूं, ठीक है, अ, या मैं खर्चा कर दूं या मेरा कुछ पैसा चोरी हो जाए, ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा कि जो पैसा गिर गया और जो पैसा खर्चा कर दिया वो माइनस करके जो बच जाएगा वो मेरा पैसा। तो इस तरीके से हम एनर्जी की टर्म में बात करेंगे। अब इस एग्जांपल को मैं एंड में कनेक्ट करूंगा, पर पहले हम इसका पॉइंटिंग थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं कि क्या इसका प्रूफ है। तो सबसे पहले हम जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, वो फोर्थ इक्वेशन, उसको हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग फोर्थ इक्वेशन। वो फोर्थ इक्वेशन क्या है? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। ठीक है, एंड अब इसको मैं जे टर्म को एक तरफ रखता हूं और मैं करता हूं ओके डेल क्रॉस एच लाइक दिस एंड माइनस एप्सिलॉन। मैं इसको ले लेता हूं तो डेल ई बाय डेल टी, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है? टू बी ऑन द सेफर साइड। वो एक वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो हम उसको एप्सिलॉन लिख रहे हैं। ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। अब जे है इसमें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर मैं ई का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ बोथ साइड्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद ई बोथ साइड्स, अगर वो हमने कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा ई डॉट जे इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस एच। अब मैं किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। तो आप समझ सकते हैं ई एच ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर ऑपरेटर के ऊपर भी मुझे वेक्टर लगाना चाहिए। तो एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। नाउ दिस इज द क्वांटिटी। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, वो यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि अगर मैं लूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, तो मैंने आपको टूल्स के टाइम पे बताया था कि कुछ फॉर्मूले जो हैं वो आपके काम आते रहेंगे, उसको हम स्टडी करते रहेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, इसको अगर हमें स्टडी करना है तो ये हमारे पास आएगा एच डेल क्रॉस ई एंड माइनस ई डेल क्रॉस एच लाइक दिस। तो ये इसको मैं डॉट यहाँ पर लगा रहा हूँ, एच डॉट डेल क्रॉस ई एंड ई डॉट डेल क्रॉस एच। अब ये एक रिलेशन है जो आपको इस पॉइंट पे ठीक है याद करना पड़ेगा। नाउ इसको अगर मैं इसमें अगर वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ओके ई डॉट डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये एक क्या है, एक रिलेशन है, और इससे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ई डॉट डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल टू एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डॉट ई क्रॉस एच।
ई क्रॉस एच लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। नाउ इसको अब मैं लिखता हूँ, इस चीज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में एंड सी व्हाट हैपन्स। इसको मैं बिल्कुल इसमें लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा ई डॉट जे इज इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी आ जाएगी एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डॉट ई क्रॉस एच माइनस एप्सिलॉन ई डेल ई बाई डेल टी। ये हमारे पास आ गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हाँ जी, अब देखते हैं ये आपके पास क्या हो गया। अब आपके पास एक और इक्वेशन है, जो कि सेकंड इक्वेशन शायद हमने लिख दी, हाँ सेकंड इक्वेशन, जिसमें ये जो डेल डेल क्रॉस ई जो है, इसको मैं इसको डेल माइनस डेल बी बाई डेल टी लिख सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली फिर मैं उसको म्यू नोट मैं पहले लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ई डॉट जे इज इक्वल टू एच डॉट नेगेटिव ऑफ डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है एंड माइनस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई बाई डेल टी। यहाँ मैं यहाँ डॉट लगाना भूल गया, हाँ, एंड माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच लाइक दिस। अब इसमें जो है वो मैं म्यू से डिवाइड और म्यू से जो परमिएबिलिटी है आपके पास उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड ई डॉट जे कैन बी रिटन एज, दूसरी डॉट नहीं लगानी चाहिए मुझे, डॉट जे ओनली। तो दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू एच डॉट डेल एच बाई डेल टी एंड नेगेटिव ऑफ ई डॉट डेल ई बाई डेल टी एंड नेगेटिव ऑफ, बहुत कुछ नेगेटिव हो गया है ना। चलिए, अब देखिए बेसिक सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी एच स्क्वायर, उसका है टाइम डेरिवेटिव, तो आप उसको ऑब्वियसली मतलब एच स्क्वायर किसी वेक्टर के स्क्वायर क्या होता है, तो वेक्टर डॉट वेक्टर, तो इसको मैं ऑब्वियसली क्या लिख सकता हूँ, एच डॉट एच। तो ये मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा, फिर पहले एच एज इट इज डॉट डेल एच बाई डेल टी प्लस दूसरे में पहले एच का डेरिवेटिव डॉट एच, यही होगा। और ये दोनों सेम क्वांटिटी होती है, तो टू एच, ये आपके पास आ जाएगा एच डॉट डेल एच बाई डेल टी, सीधी बात है ये। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर एच डॉट डेल एच बाई डेल टी को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस म्यू बाई 2, और यह आ जाएगा डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी, एंड दूसरी जगह भी माइनस एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी। ठीक है, तो बाय दिस रिलेशन, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ एंड नेगेटिव ऑफ, ये आपके पास आ गया ई क्रॉस एच, दैट्स इट, एंड दिस इज इक्वल टू ई डॉट जे। नाउ लेट्स टेक इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में अब आपके पास क्या आ जाएगा, ई डॉट जे का डीवी, एक वॉल्यूम के ऊपर आपने वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, ये कोई वॉल्यूम आपने कंसीडर कर लिया। नाउ इसमें क्या है, इसमें डेल बाय डेल टी को आप बाहर ले जा सकते हो, सो डेल बाय डेल टी, इसको मैं डी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ क्योंकि भी इंटीग्रेशन से हम बाहर जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ये हमारे पास आएगा माइनस म्यू बाई 2, और ये आपके पास रहेगा एच स्क्वायर एंड माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ये रहेगा ई स्क्वायर, और ये रहेगा डी वी। इसको मैं एक कलर्ड ब्रैकेट में ऐड कर देता हूँ ताकि इंटीग्रेशन और इस साइन में कोई गड़बड़ ना लगे, एंड माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास बन गया। अब देखिए पहली दूसरी टर्म जो है दैट इज फाइन,
वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। लेकिन जो तीसरी टर्म है ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस से अब वही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लेके उसका रिवर्स एक हिसाब से लेके आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो। तो चलिए इसको लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, इसको लेट अस राइट कि ये है ई डॉट जे, ठीक है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल बाय डेल टी, और ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू बाय टू एच स्क्वायर प्लस एप्साइलन बाय टू ई स्क्वायर एंड इसका डी वी, ये आपके पास टर्म है। एंड प्लस आपके पास ये जो हमने थ्योरम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ई क्रॉस एच ओनली, तो ई क्रॉस एच इसका डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल, जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो सरफेस होगा आउटर वो है क्लोज्ड सरफेस आपका, तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल के टर्म में आ जाता है। एंड दिस यहाँ पर ये माइनस साइन है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, सो दिस इज माइनस साइन। अब भाई एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, ये जो है इस क्वांटिटी को मैं पूरा लिख देता हूँ, ये क्या है, ये आपके पास होता है, अब इस क्वांटिटी को टोटल पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा जिससे ये हो सकता है और अच्छी लगे, ठीक है, समझने में इजी हो। जैसे कि आपने कहीं देखा है कि पावर कंजम्पशन, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, आप लेते हो कि किसी तरीके से कोई क्वांटिटी है, भाई फर्स्ट क्वांटिटी को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो V इंटू आई ये आपके पास होती है पावर। अब अगर मैं इसको V इंटू आई डिवाइड बाय मैं वॉल्यूम कर दूं, वॉल्यूम क्या होता है कि D इंटू ए, भी डेप्थ जो भी इसकी विड्थ है, ठीक है, इंटू एरिया। अब ये जो V बाई डी है ये आपका चेंज हो जाता है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सो दिस इज इक्वल टू पावर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कितनी पावर पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसको मैं लिखूं तो V बाई डी आपके पास क्या बनाता है, V बाई डी आपके पास बनाएगा E, और I बाय ए आपके पास बना देगा J, ठीक है। तो ये क्या है, E डॉट जे आपको क्या बता, ई डॉट जे आपको बता रहा है कि कितना आपका पावर डिसिपेशन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो आप इसको कह सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास एक क्वांटिटी है कि कितना आपका पावर कंजम्पशन हो रहा है ई डॉट जे। नाउ ये है आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी, और ये किस में कन्वर्जन होगा, मतलब क्यों होगा ये पावर लॉस, भी किसी न किसी तरह का बदले में वर्क डन हो रहा हो, आपका कोई चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, या आपका किसी भी तरह से मटेरियल हीट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें वर्क डन है किसी तरीके का इसमें हो रहा है, तो ये पहली क्वांटिटी हमने यहां पर एक्सप्रेस कर दी। अब देखते हैं दूसरी क्वांटिटी आपको क्या बताती है, तो इन्हीं को आप कुछ और वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है आपका भी जो भी किसी ना किसी वर्क डन के थ्रू आप उसे देख पाओगे। अब वो भी एक तरह का वैसे तो वर्क डन ही होता है, लेकिन वो अलग बात है, वो यूजफुल वर्क नहीं होता कि अगर कोई मटेरियल हीट कर जाता है, ठीक है, तो वो इसमें काम हो सकता है। दूसरा ये क्या है, ये आपके पास होता है भी, अगर मैं कहूं कि हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये आपके पास होती है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भैया यू ई, इस तरीके से, सिमिलरली यू ई, और मैं यू एच लिखता हूँ 1/2 एच स्क्वायर इसको, तो ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है ये,
तो भी किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी, वो ये आपके पास है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है किसी वॉल्यूम में, किसी छोटी सी जगह पे, वो आपने देखा, फिर आपने उसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर लिया। तो वॉल्यूम इंटीग्रल से क्या हुआ, ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट। वॉल्यूम इंटीग्रल से क्या हुआ, आपने उस पूरे वॉल्यूम की एनर्जी डेंसिटी कंसीडर कर ली। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल से क्या किया आपने, ठीक है, आपने ये जो एनर्जी डेंसिटी थी ये छोटे किसी वॉल्यूम की थी आपने, ठीक है, टू कैलकुलेट टोटल, टू गेट टोटल एनर्जी ऑफ दिस फील्ड, टोटल एनर्जी ऑफ दिस वॉल्यूम। अब वो होता है ना भाई, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड या हर जगह ये एच फील्ड जो है आपका, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो ये दोनों सेम भी तो नहीं होंगे। तो वो जैसे भी होंगे वो वॉल्यूम इंटीग्रल से आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गई टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल जो एनर्जी है, आप उसको क्या कर सकते हो भाई, आप इसको पर यूनिट टाइम चेंज कर रहे हो और नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब ये जो स्पेस में जो स्टोर्ड एनर्जी है, फील्ड की एनर्जी, वो पर यूनिट टाइम नेगेटिव साइन के साथ, इसका मतलब डिक्रीज हो रही। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीजिंग, ठीक है, तो ये हमें किसके से पता चला, नेगेटिव जो साइन है इसके साथ, तो उससे हमें पता चला भी डिक्रीजिंग फील्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास होता है डिक्रीजिंग फील्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक हिसाब से ऐसा हो रहा है आपके पास। तो तीसरा पार्ट हम देखते हैं, तीसरा हम क्या होता है। तीसरा भैया, ये तीसरा लोगों को पता नहीं था, तो ये पॉइंटिंग ने बताया, तो पॉइंटिंग ने बताया भैया ये एक एस वेक्टर है जो कि है ई क्रॉस एच, जिसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है भाई, पॉइंटिंग वेक्टर आपको बताता है ई क्रॉस एच। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ई है, ये एच है, ई क्रॉस एच करोगे तो भैया इस डायरेक्शन में ये जाएगी, उससे उल्टी नहीं जा सकती। ये पक्की बात है कि अगर आपके पास ये ई है और ये आपके पास एच है, एच अगर आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो ई क्रॉस एच जो है वो आपके पास इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जिसको ये आप यहां तक अगर कुछ स्पेसिफिक केस में प्लॉट करो, सो दिस विल बी, थोड़ा सा इसके ऊपर, हाँ, दिस विल बी योर एस वेक्टर। तो ये ई क्रॉस एच से जाते हुए, ई से एच से जाते हुए एस। तो देखो दो काम हो सकते हैं कि मतलब आपके पास या तो जी वर्क डन हो जाए, या आपके पास ऐसा हो कि जो एनर्जी है वो इस सरफेस को, सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर का फ्लक्स है एक हिसाब से, कि या तो ये एनर्जी छोड़ के भाग जाए, पैसा चोरी हो गया, काम नहीं किया कुछ, चोरी हो गया, ठीक है, या उसको मैं खर्चा कर दूं, तो उससे क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, जो पॉकेट में एनर्जी पड़ी है मेरे, वो कम हो जाएगी। तो ये ई डॉट जे का जब मैं वॉल्यूम इंटीग्रल लूंगा, ठीक है, तो ई डॉट जे का वॉल्यूम इंटीग्रल, ई डॉट जे का वॉल्यूम इंटीग्रल, तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, ये बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये आपके पास टोटल बनेगा। अब चलिए, अब ये क्या है, ये आपके पास है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जब वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे हम, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपके पास ये है एनर्जी डेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। जब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो ये बन जाएगा एनर्जी, और टाइम से करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो नीचे टाइम आ गया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसके भी यूनिट बन जाएंगे। तो सिमिलरली इसको भी जब हम देखेंगे तो ये भी आपके पास एनर्जी पर यूनिट टाइम के ही आपको यूनिट्स देगा, तभी ये इक्वेशन वैलिडेट हो सकेगी। अब इस इक्वेशन को मैं बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास,
एक तरफ सबसे पहले ये मैं लिखता हूँ और ये पूरी क्वांटिटी को मैं लिख देता हूँ माइनस डेल बाय डेल टी, और इसको मैं u को मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ u। ये u क्या है? ये u आपके पास आ रहा है भाई, ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है इसको मैं एक u से लिख रहा हूँ, जो कि आपके पास उस वॉल्यूम के अंदर जो प्रेजेंट जो एनर्जी है। ठीक है, तो ये इस u को मैं मेंशन कर देता हूँ भाई, ये एनर्जी डेंसिटी और ये है प्रॉपर u, जो कि होगी एनर्जी जो उस वॉल्यूम में होगी, इन दैट वॉल्यूम। ठीक है, तो जिस वॉल्यूम के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया है उस वॉल्यूम में जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो u है। तो एनर्जी डिक्रीज हो गई है, डेल u बाई डेल टी, ये आपके पास एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज इक्वल टू, तो इसको मैं लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू, जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किस वजह से डिक्रीज हो सकती है? या तो ई डॉट जे डी वी, या तो आपने भी उसका कुछ वर्क डन कर लिया होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, देखो जो चार्ज कम हो रहा है उससे क्या हुआ होगा, आपका करंट डेंसिटी फ्लो हुई होगी, और वैसे ही आपकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है तो आपने क्या किया होगा, या तो उससे काम कर लिया होगा, प्लस ई क्रॉस एच डॉट डी एस, या वो जो एनर्जी है वो आपकी बाहर निकल की होगी। ठीक है, तो वो आपकी ये क्या है, ये एक तरह से ई क्रॉस एच जो एस वेक्टर है उसका फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब उससे बाहर आपकी वो एनर्जी निकल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो यहाँ जो भी एनर्जी है, या तो इससे आपने यहाँ कुछ चार्ज मूव कर लिए, कुछ कुछ काम कर लिया, या इसमें से कुछ एनर्जी रेडिएशन बन के बाहर निकल गई, या कैसे भी ई क्रॉस एच करके वो बाहर निकल गई। तो इससे वो क्या हुआ कि वो जो एनर्जी बाहर निकल गई या कंज्यूम होगी, उतनी आपकी यहाँ एनर्जी डेंसिटी कम होगी। तो बिल्कुल वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो वो चार्ज पे थी, ये एक तरह से मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं इसको कह सकता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, या जिसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये शो करता है, उसको वो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखना। ठीक है, तो क्योंकि ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ठीक है, कि जितनी भी एनर्जी यहाँ कम हुई है उससे क्या हुआ, या तो काम हुआ है या वो उड़ के बाहर चली गई। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंटिंग थ्योरम है, इस टर्म को लिखना जो है पॉइंटिंग थ्योरम है। इसका हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, जो कि कोई बहुत मुश्किल टर्म नहीं है, जस्ट आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब तो बेसिक चीज़ें हैं। एंड उसके अलावा फिर हमने इन तीनों टर्म्स को अलग अलग समझा, और फिर उसके थोड़ा यूनिट्स पे भी ध्यान दिया। ठीक है, और ये जैसे ई क्रॉस एच है, इसको भी बिल्कुल हम उसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं भाई, ये भी जो एस वेक्टर है, पॉइंटिंग जो वेक्टर है जिसको हम एस वेक्टर लिख रहे हैं, ये भी आपका एनर्जी कितनी गई है पर यूनिट एरिया से गई है, पर यूनिट टाइम गई है। तो ये भी आपके पास क्या होती है, एस वेक्टर जो होता है ये आपके पास होता है भी एनर्जी पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकली है, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी निकली है। तो ये आपके पास होता है, जब इसका सरफेस इंटीग्रल आप करोगे तो ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल के बाद ये आपके पास वही यूनिट देगी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो सरफेस इंटीग्रल के बाद एरिया एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पर यूनिट टाइम जैसा कि बाकियों में आपके पास आ रहा है, बिल्कुल सेम यूनिट, क्योंकि सेम डायमेंशनली सेम यूनिट ही आपके ऐड होते हैं। तो ये है आपका पॉइंटिंग वेक्टर। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँ। ठीक है, जो कि मतलब क्या कहते हैं कि जब आप पॉइंटिंग वेक्टर और थ्योरम को समझेंगे तो उसको वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक इसको डीसी से, मान लीजिए डीसी से कनेक्ट कर दिया। डीसी से कनेक्ट किया, शुरुआत में क्या होगा भाई, शुरुआत में इसके ऊपर भाई इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, बदले में यहाँ एक नेगेटिव आया, फिर इसमें एक और पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें एक और नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जिस टाइम इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और दूसरी प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, तो क्या होगा,
यहां पर आपके पास इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपके पास चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, इसकी वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो कि अगर मैं इसके सामने की बात करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, आगे से ऐसा होगा, ठीक है, और पीछे से उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। आपके पास कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब क्या कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि मुझे यहां से नजर आएगा कि इस तरफ से नीचे की तरफ है। तो वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बी आपके पास ऐसा है। अब बी है तो या आप उसको एच के तौर पे लिख दो, भाई एच भी वही होगा, बी और एच। नाउ अब एक बात आपको सिंपल सी सोचनी है, आपके पास है ई क्रॉस एच इज एस वेक्टर। तो जब आप ई से, ठीक है, ये आपके पास ई है, ई से एच जाओगे, ई क्रॉस एच जाओगे, ये ई है, ये एच है, तो ई से एच जाओगे तो इनवर्ड, कैपेसिटर के इनवर्ड आपको एक वेक्टर मिलेगा चारों तरफ से, ठीक है। मतलब मैं आप इसको दूसरे कुछ एक एंगल से बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, क्योंकि इसका एक एग्जांपल समझ आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। नॉट गुड, इसको ऊपर बनाना चाहिए, गलत बना दिया था मैंने। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे कैपेसिटर चार्जिंग में, ठीक है, तो मैं ये केस ले रहा हूं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये क्या होगा, ये ई बढ़ रहा है, ई की वजह से आपके पास एक बी डिवेल्प होगा। वो बी कैसा होगा, तो मैंने इसको तीन वेक्टर से दिखाया, ये बी फील्ड, ये आपका ऐसे डिवेल्प होगा बी। नाउ भी यहां पर ये क्या है, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास ई ऐसा है, और इस जगह पर मेरे पास जो बी है वो इस तरह से ऐसा है, ये बी है या एच है, ठीक है, मैं उसको एच की टर्म में बोल सकता हूँ, बी की टर्म में बोल रहा हूँ अभी। तो अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ई क्रॉस एच, तो ये आपके पास ये वेक्टर देगा एस वेक्टर। अब यहाँ की बात करते हैं, मान लो यहाँ इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में आप देखोगे ई तो वही है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी आपके पास, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ, यहाँ देखो आप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ऊपर। तो जब ई से आप बी पे जाओगे तो आपके पास एस वेक्टर आ जाएगा। तो मतलब भाई ये वेक्टर भी एस कैपेसिटर की तरफ जा रहा था, कैपेसिटर के सेंटर की तरफ, ये जो वेक्टर है दूसरी तरफ का वो भी कैपेसिटर की तरफ जा रहा है, तो चारों तरफ से एनर्जी का इनफ्लो हो रहा है कैपेसिटर के बीच में, बताओ। तो अब फिर हम कहेंगे कि जी कैपेसिटर के अंदर जब वो चार्ज हो जाएगा, फिर हम कहेंगे जी इसके ऊपर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये स्टोर्ड है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि हम कई एक्सप्रेशन में इस ये चीज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या है, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, वो दूसरा एक्सप्रेशन होता है हमारे पास। 1/2 ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और ये है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, तो ये भी एनर्जी आई कहाँ से, तो ये चारों तरफ से एनर्जी खींच के, अब आपका चारों तरफ से कहाँ से आई, ठीक है, तो वो अभी हम उन टेक्निकल डिटेल्स में एक बार थोड़ा सा उससे बचते हैं, ठीक है। तो वो फील्ड से ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एक हिसाब से,
तो E और B के कॉम्बिनेशन से ही वो जो वहां पर एनर्जी अभी आपकी बनी है, तो ये एनर्जी डेंसिटी ये आपकी। लेकिन एनर्जी आई कहाँ से? पॉइंटिंग वेक्टर कहता है कि एनर्जी बाहर से ऐसे फ्लो हुई है अंदर, तब जाके वहां पे आई है। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा, और इसमें इंडक्टर कॉइल में भी इसी तरीके से एनर्जी स्टोर होगी कि आप इलेक्ट्रिक ई फील्ड आप कर रहे हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, तो ई क्रॉस एच अगर आप करोगे तो वो उसी के अंदर मैग्नेटिक वो एनर्जी इनफ्लो उस कॉइल के अंदर आ जाएगा। अब यही जब डिस्चार्ज होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसा है वैसे होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्विच हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्विच हो जाएगी, तो इसी की ही एनर्जी डिस्चार्जिंग के टाइम पे बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो वही वेक्टर अपोजिट बन जाएंगे। तो वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। मतलब इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा हो, डेल ई बाई डेल टी पॉजिटिव होगा, तो डेल क्रॉस बी है, तो वो आपके पास ऐसा फील्ड देगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेल ई बाई डेल टी नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं, इससे अपोजिट ऐसा फील्ड आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो उसके हिसाब से जब बी उल्टा हो जाएगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी अपोजिट आंसर देगा, मतलब सारी एनर्जी बाहर जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे हो रही है, बाहर कैसे जा रही है, कि बहुत ही कुछ एक तरह से इसमें कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल भी चीजें रहती हैं जिनके ऊपर स्टिल वर्ल्ड इज डिबेटिंग। ठीक है, तो लेकिन आई होप आपको एक इससे एक जनरल आइडिया मिला होगा कि पॉइंटिंग वेक्टर किस तरीके से एनर्जी फ्लो की बात करता है। तो ये है पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर, हमने अंडरस्टैंड किया। इससे आगे फर्दर और कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे फ्यूचर लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक